सबसे पहले नमस्ते निश्चल जी। नमस्ते। आपको भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला हमारे लिए और हमारे साथ चर्चा में जुड़े। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया और मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत उत्सुक हूँ आपसे बात करने के लिए। जी, अब उत्साहित और उत्सुक तो मैं भी हूँ आपसे, क्योंकि वैदिक फिजिक्स जो है एक टॉपिक अपने में ही बहुत अच्छा टॉपिक है। और जी, जी। ज्यादातर लोग, हाँ, ज्यादातर जो ऐसे यूट्यूबर हैं जिस पर बहुत ज्यादा फेक बनाते हैं, उनका तो धंधा पानी से चलता है। तो आपने अपना मूल्यवान समय निकाला, इससे पुनः एक बार धन्यवाद आपका। जी, जी, और अब बहुत। अनुमति दीजिए। हाँ, अब प्रश्नोत्तरी किया जाए, इसकी अनुमति दीजिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। भैया, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि वैदिक भौतिकी ही क्या है? अगर किसी युवा को समझाना होगा कि वैदिक भौतिकी, तो हम उससे किस प्रकार समझा सकते हैं? जी, वैदिक भौतिकी देखिए, सबसे पहले तो मूलतः सिंपल मैं समझाऊँ तो वैदिक विज्ञान ही है। और वैदिक वेदों में विज्ञान है, ये हम मानते भी हैं और ये सर्वविदित है, सबको पता भी है। और भौतिकी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप विज्ञान को सबसे सूक्ष्म लेवल पे यदि आप जाएं, सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो जैसे उदाहरण ले हम किसी एक पौधे की जो ग्रोथ होती है, एक प्लांट होता है, उसको बॉटनी कहते हैं, है ना। और बायोलॉजी में दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी बॉटनी, तो बॉटनी में आता है ये। और उसको यदि हम अ, अब उसके अंदर एक पौधे जब वो ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्रियाएं हो रही हैं, वो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, खाना कैसे बना रहा है, तो जो वो आ जाएगा, फिर उसको हम सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो वो केमिस्ट्री हो जाएगी। क्योंकि उसमें हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। और क्रेब्स साइकिल और दुनिया भर की और जो उसमें जितने भी हम पढ़ते हैं उसकी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में डिटेल्स। लेकिन जब हम और सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो केमिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री होती है, सेल्स और टिश्यूज की चर्चा होती है केमिस्ट्री में, या मॉलिक्यूल्स की चर्चा होती है, प्रोटीन्स की चर्चा होती है, एंजाइम्स की बात होती है। और यदि हम उससे सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, एटम से। फिर एटम से और सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर वो प्रोटॉन किससे बने हैं, क्वार्क से बने। तो जब और सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो वहां पे भौतिकी के नियम काम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो और ग्रेविटेशनल फोर्स हो। तो ये सारी चीजें, ये जो नियम जो काम करते हैं सूक्ष्म स्तर पे, वो फिजिक्स के करते हैं। इसीलिए वैदिक विज्ञान को एक तरीके से फिजिक्स कहना भी बहुत ही उचित है। इसीलिए इसको, इस शाखा को हम बेसिकली, जो वैदिक विज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, इसको हम वैदिक भौतिकी, इसके लिए एक बहुत ही सार्थक शब्द है। तो यही वैदिक भौतिकी है। तो भैया, ये बताइए कि जैसे मैंने सुन रखा है कि जो वैदिक सिद्धांत हैं या जो ऋषियों ने सिद्धांत दिए हैं, वो कहीं ना कहीं समाधि अवस्था में जा करके दिए हैं। अच्छा, ये समाधि अवस्था जो ऋषि जाते थे, क्या ये आज का जैसा शोध होता है, क्या कुछ ऐसा था या फिर कुछ और प्रकार के थे? क्योंकि हमें कहीं लैब देखने को नहीं मिलते पुराने समय में, और आज लैब है। अब कोई भी पूछता है तो पहले क्या बताया जाएगा कि ये बात आ जाएगी कि ऋषियों ने कैसे खोजा, वो लैब कहाँ है, वो मशीनें कहाँ हैं, वो टेलीस्कोप कहाँ है। तो इस पर क्या विचार है आपके? अच्छा, आपने प्रश्न किया तो इस पे दो तीन बातें हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। तो जैसे एक तो ये भी कहा जाता है कि जो ऋषियों, जैसे आपने कहा समाधि अवस्था में वो बैठते थे और चिंतन करते थे, तपस्या करते थे, तो वो उसका एक प्रकार से कहा जाए तो उनका जो मन है या मनस तत्व है, वो भी एक प्रकार का लैब ही है। अब इसको समझाने के लिए, जैसे जो लोग वैदिक भौतिकी पढ़ते हैं या वैदिक रश्मि थ्योरी की उनको थोड़ी जानकारी है, तो इसमें होता कैसे है कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में मनस तत्व भरा हुआ है, वैदिक रश्मि थ्योरी हमें ये बताती है। और उसी मनस तत्व का थोड़ा सा हिस्सा हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसको हम हमारा मन कहते हैं। वो बेसिकली मनस तत्व ही है, उसका थोड़ा सा अधिकार क्षेत्र हमारे अंदर आता है और बाकी का ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में है, जो बाहर जो मनस तत्व है। तो यदि हम अपने मनस तत्व को उस बाहर के मनस तत्व में, चाहे वो किसी तारे में है, ग्रह में है, गैलेक्सी में है, या कहीं पे भी है, यदि हम उसको कनेक्ट कर पाए तो हमें वहां की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि सूर्य के केंद्र में क्या हो रहा है या किसी तारे के केंद्र में कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ये हमारे महर्षि लोग ऐसे ही पता लगाते थे। इसीलिए
एक प्रकार से कह सकते हैं उनका मन ही उनके लिए लैब हुआ करता था। अब जैसे हम बाकी यदि हम आज से कंपेयर करें कि मॉडर्न साइंस की कैसे जो टेस्टिंग होती है, उनके लैब्स होते हैं, तो बिल्कुल पहले भी ऐसा होता होगा, क्योंकि देखिए जैसे अभी पुरातत्व विशेषज्ञ जो सर्वेक्षण करते हैं और खुदाइयाँ होती हैं, तो पुराने समय के या महाभारत काल के समय के जो युद्ध हुए उसके अवशेष भी मिलते हैं। तो वो उन्होंने भी तलवारों से या जो भी उनके अस्त्र शस्त्र होते थे उनसे ही युद्ध किया था, तो उनकी भी टेस्टिंग बिल्कुल होती होगी। तो उस समय भी प्रयोगशालाएं तो होती होंगी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पे आज के समय में ये जो उसके जो हमें जो ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है, या जो उसके सबूत मिलते हैं, वो काफी, उससे हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है ढूंढना। जितने मिलते हैं हम उसके आधार पे अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उन पर तो बिल्कुल हमें निर्भर रहना ही पड़ता है, और उसी के आधार पे हम कुछ अनुमान लगा पाते हैं कि ऐसा हुआ होगा इतने समय पहले। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है पहले की जो और जो समाधि अवस्था, पहले जो महर्षि इसीलिए भी आसानी से लगा पाते थे क्योंकि उनकी बुद्धि उस स्तर की होती थी। क्योंकि हम जब ये वेदों का ज्ञान पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे महर्षि भी समझाते हैं कि इस प्रकार से आपको ध्यान लगाना चाहिए। अष्टांग योग में आता है यम नियम का पालन करके, फिर उसके जो 8 स्टेप्स होते हैं, तो ध्यान और समाधि तो बिल्कुल उसका लास्ट स्टेप है। तो वो तो बहुत ही कठिन कार्य है उस स्थिति तक पहुंचना जो हमारे महर्षि लोग कर पाते थे। लेकिन सबसे पहले आज की डेट पे यदि हम इसको करना चाहें तो हमें पहले यम नियम से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर यम नियम में और उसके भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। तो ये सब हमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो कभी ना कभी उस स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। बट अगेन उसमें फिर और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं कि पहले का पर्यावरण कैसा था, आपकी जो संगति, जो हम जिसको कहते हैं ना, संगति का प्रभाव पड़ता है, तो आसपास कैसे लोग हैं, तो हमारा बुद्धि का स्तर कैसा है, इस पे हमारी बुद्धि कितनी तीव्र है, हमारी बुद्धि कितनी पवित्र है, और तो उस पे ये सब डिपेंड करता था। और जब जैसे आप ये भी देखेंगे कि महर्षि दयानंद जी ने जो विज्ञान की परिभाषा की है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कर्म, उपासना और ज्ञान से। तो आज की जो मॉडर्न साइंस है, ठीक है, वो ज्ञान तो मानती है कि ठीक है, हाँ आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, जो साइंस की, जो मॉडर्न साइंस की डेफिनेशन है कि हाँ आपने साइंस, मॉडर्न साइंस की डेफिनेशन ये कहती कि आप ऑब्जर्व करें, टेस्ट करें, वैलिडेट करें, और तो इससे जो आप प्रूव कर पा रहे हैं वो साइंस है। लेकिन उसमें महर्षि दयानंद जी की जो परिभाषा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ जाता है, उपासना। ये मॉडर्न साइंस में मिसिंग है, क्योंकि वो चेतन तत्व की सत्ता को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए मॉडर्न साइंस वाले। इसीलिए आपको ज्ञान से कुछ कुछ बातें आपको समझ आ सकती हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है ऐसा हो रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लिया, थोड़ा बहुत आप टेस्ट भी कर सकते हो, ये आ जाता है कर्म में। तो आप टेस्ट कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, प्रेक्षण कर रहे हो, है ना। लेकिन उसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है, हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, फिर थर्ड जो लास्ट स्टेप होता है वो उपासना का है। तो ये पार्ट जो है ये हमारे वैदिक विज्ञान में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि कई बार जब कुछ समझ में ना आए, आपने भी ऐसा कभी नोटिस किया होगा, कभी हम एग्जाम में बैठते हैं, बहुत बहुत मनन चिंतन करते हैं, या कभी कभी हमें सपने में भी आंसर मिल जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा किसी किसी एक चीज के ऊपर विचार कर रहे होते हैं। तो समाधि का ये या ध्यान लगाने का, मेडिटेशन करने का ये एक अच्छा परिणाम निकलता है कि जब हम किसी चीज पे बहुत फोकस से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमें समस्याओं के हल मिल जाते हैं। और ईश्वर भी हमें सहायता करता है, जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो ईश्वर से भी हमें वो प्रेरणा मिलती है और हमें समस्याओं के, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं। इसीलिए वो डेफिनेशन में, विज्ञान में उपासना शब्द भी जोड़ा है महर्षि जी ने। मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि ये बताइए, क्या ये जो वैदिक भौतिकी है वो आने वाले 10 या 20 वर्षों में इस विज्ञान को नई दिशा दे पाएगी, या फिर बस केवल ये सैंपल पेपर तक या रिसर्च पेपर तक ही रह जाएगी? इसमें आपका क्या विचार है? देखिए श्रेयांश जी, ये तो निर्भर करेगा कि कितना हम इस पे रिसोर्सेज लगा पा रहे हैं।
तो आप देखिए मॉडर्न साइंस का भी, यदि आप थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग देखें तो एरिस्टोटल और फिर और जो दार्शनिक हुए हैं मॉडर्न साइंस में जिनको माना जाता है, तो ये लगभग 400-500 वर्ष पुराना ये समय यहाँ से आरंभ होता है। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस रहा लोगों का, क्योंकि फिर वर्ल्ड वॉर भी हुई और जो अलग अलग कंट्रीज से जो लोग जाते थे दूसरे दूसरे देशों में, तो फिर टेक्नोलॉजी पे बहुत बनाने का फोकस रहा और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसमें प्रयास किया। अब जैसे बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, और जो बड़ी संस्थाएं हैं सर्न आदि जो है, तो जब पूरे विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत समय लगाकर प्रयास किया, धन लगाया, परिश्रम लगाया, और सबने अपना दिमाग लगाया, बहुत बहुत कठोर परिश्रम किया, तब जाके हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं जो आज हम मॉडर्न साइंस हमारे चारों ओर देखते हैं। चाहे वो फ्लाइट्स उड़ रही हो, गाड़ियां अलग अलग प्रकार की बन रही हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई भी और सेमीकंडक्टर की जो कुछ कुछ वर्ष पहले जो सेमीकंडक्टर्स के कारण बहुत एक क्रांति आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में। तो ये उस पर निर्भर करेगा कि अगले कुछ वर्षों में कितना हम मिलकर, कितने लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे, है ना, उतने ज्यादा इस पे टेक्नोलॉजी पे भी प्रयास किया जा सकता है। अभी क्योंकि वैदिक भौतिकी जिस स्टेज पर है, ये थ्योरेटिकल स्टेज पर है, तो ये थ्योरी है और सबसे पहले थ्योरी ही आती है। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, आप टेक्नोलॉजी की आप करना ठीक नहीं होगा। और वही प्रॉब्लम आज हो रही है, क्योंकि कॉस्मोस को हमने ठीक से समझा नहीं मॉडर्न साइंस ने। कॉस्मोस कैसे बनता है, सृष्टि उत्पत्ति कैसे आरंभ होती है, मॉडर्न साइंस को बहुत इसमें जानकारी नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी बनाने की जो जल्दबाजी हो रही है, उसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी बनती जा रही है, लग्जरी के लिए भी बन रही है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बन रही है, और बहुत ज्यादा उपयोग भी हो रही है टेक्नोलॉजी। उसके कारण हम दुष्परिणाम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दुनिया भर की और समस्याएं भी बढ़ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। और लोग तो बेसिकली साइंस का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, लोग सुखी होने चाहिए। अब हम प्रश्न पूछे क्या लोग सुखी हैं? नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का विकास तो हो रहा है, और साथ में ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमको इसको साइंस का विकास कहना उचित होगा या नहीं, इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग चीज है और साइंस अलग चीज है। तो पहले थ्योरी बनेगी और इस थ्योरी पे बहुत सारे लोग परिश्रम करेंगे, इस पे मैथ्स भी डेवलप करनी पड़ेगी आगे चल के समय पे। बट हाँ, इतना इतना अवश्य कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बन सकता है यदि हम वैदिक भौतिकी पर फोकस करें। तो इस पे मेरा तो यही मानना है कि इस पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, क्योंकि हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले भी हैं। तो हमारा तो प्रयास यही है, अपनी ओर से भी मेरा यही प्रयास है, और आप जैसे लोग भी इसमें सहायता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और फिर इस पे जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे आने वाले वर्षों में, क्योंकि देखिए समय तो लगता है, ये हमें सच्चाई स्वीकारनी होगी, टेक्नोलॉजी बनने में अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन कम से कम थ्योरी लोगों को समझ में आए, और ये पुस्तकें हमारे शिक्षण संस्थानों में जानी चाहिए। अभी तो जैसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी जिनको रुचि है, वो जिनको इंटरेस्ट है वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया जाना चाहिए। तो तभी तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये सब जान पाएगी कि वैदिक रश्मि थ्योरी क्या है और वैदिक फिजिक्स क्या है। इसीलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल फिजिक्स में ये बहुत जल्दी हम भारत को विश्व गुरु बना सकती है वैदिक भौतिकी, ऐसा मेरा मानना है। तो भैया मेरा मानना तो बहुत अच्छा है भाई। हाँ, जहां तक वैदिक भौतिकी है वो विश्व गुरु बनाने में सहयोग कर सकती है आपके विचार से, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के पास जितनी ज्ञान संपदा समृद्धि थी वो सब उसके वेदों के कारण ही थी, मुख्यतः देखा जाए। अच्छा, अब जो हो रहा है, जैसे अब वेदों का इतना विकृतीकरण किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने पहले वो व्यक्ति थे, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि वेदों में विज्ञान भी है। क्योंकि उससे पहले मैक्स मुलर थे, कीट थे, या भारतीय भाष्यकारों को भी देखें तो सायण हो या मैधर हो, उवट हो या रावण हो, किसी ने भी ऐसी बातें नहीं की थी कि वेदों में विज्ञान है। ये सभी वाम मार्गी थे।
पहले महर्षि दयानंद थे जिन्होंने वेदों में विज्ञान की बात की थी, और फिर इन्हीं के क्रम को आज आचार्य अभिनव नैष्ठिक जी बढ़ा रहे हैं। तो अब आगे के क्रम में मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो चेतना का कॉन्सेप्ट हमारी वैदिक फिजिक्स देती है और जो मॉडर्न साइंस में ये न्यूरो साइंस है, क्या ये दोनों एक जैसी है या फिर दोनों अलग अलग है? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्शियसनेस का न्यूरो साइंस में भी है और वैदिक भौतिकी में भी चेतना का कॉन्सेप्ट है, तो ये दोनों एक है या ये दोनों अलग? इस पर थोड़ा बताइए। जी, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक आपने पहले भी एक प्रश्न पूछा था, उसमें एक आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपने लैब्स की बात कही थी कि पहले ऐसे लैब्स होते थे क्या, या उनका हमें जो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो महाभारत का युद्ध है वो भी था, क्योंकि जो महाभारत युद्ध हुआ और हमें जितनी जानकारी हमें हमें मिलती है और हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, लोग समझते हैं कि बहुत कुछ महाभारत युद्ध से पहले बहुत सारी इस प्रकार की जानकारी थी। साइंस, इस जो वैदिक जो विज्ञान है उसमें टेक्नोलॉजी भी थी और विज्ञान भी था, थ्योरी भी थी और उसकी एप्लीकेशन भी थी। तो जब वो युद्ध हुआ तो उससे बहुत हानि हुई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई। तो इसके कारण भी वो जो विज्ञान था और वो जो साक्ष्य जो हमें उपलब्ध हो सकते थे वो सब गायब हो गए। एक और इसमें कारण था जो हमारे देश में जो अनेक आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए, और बहुत सारा जो यहाँ से, इसमें ये भी मुझे लगता है कि क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी विकसित करनी थी, उसमें उनको बहुत होड़ लगी हुई थी, दुनिया भर के देशों में टेक्नोलॉजी में वो आगे जाना चाहते थे। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ग्रंथ जो यहाँ पे हमारे पास थे वो चोरी हो गए और वो दूसरे देशों में चले गए। और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जो इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उन्होंने एक वक्तव्य उनका काफी वायरल भी हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि वेदों में से विज्ञान बाकी देशों में गया और फिर वहां से रीपैकेज होके फिर वो अलग अलग डिस्कवरी और इन्वेंशंस के रूप में सारे सारे संसार में गया। तो बिल्कुल इसमें इसमें सत्य लगता है मुझे भी कि यहाँ से बहुत सारी वो ग्रंथ थे, वो जितने भी साक्ष्य थे वो सब गायब हो गए, चोरी हो गए या लुप्त हो गए। तो इसमें और नष्ट भी हो गए। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे आपने सुना होगा इतिहास में कि अलग अलग प्रकार के आक्रांता आए, उन्होंने हमारे बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे जहाँ पे बाहर से लोग आके, स्टूडेंट आके पढ़ाई किया करते थे, नालंदा, तक्षशिला और बहुत सारे बड़े विश्वविद्यालय थे, वो उनको उन्होंने नष्ट किया। और उसमें हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें थी, हमारे बहुत सारे रिसर्च थी उसमें, और उसमें वो नष्ट हो गए। तो ये भी एक कारण था और मुझे लगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो मुझे एड्रेस करना चाहिए था, इसीलिए मैंने बताया। अब आते हैं आपके प्रश्न पे जो आपने पूछा न्यूरो साइंस के विषय। कॉन्शियसनेस पर। तो कॉन्शियसनेस का मुझे एक मूलभूत, वैसे न्यूरो साइंस की मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और मेरी जो पढ़ाई है न्यूरो साइंस थोड़ा बायोलॉजी के साइड में चला जाता है। तो मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जितनी है उसके बेसिस पे मुझे एक मूलभूत जो अंतर ये दिखता है कि वेदों में जो चेतना मानी गई है वो दो प्रकार की मानी गई है, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। लेकिन जो न्यूरो साइंस में जो कॉन्शियसनेस की चर्चा होती है, अभी वो केवल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, हमारी जो मनुष्यों में या मैमल्स में जो चेतना है वो कहाँ है और वो कैसे काम करती है, वो ब्रेन में कोई सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका वो रीजन में वो है। और इसमें भी बहुत मतभेद हैं और ये न्यूरो साइंस अभी काफी नई फील्ड मानी जा रही है और इस पे अभी बहुत रिसर्च चल ही रहा है। और आप यदि इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे भी तो जो वैज्ञानिक है उनमें काफी मतभेद भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग वैज्ञानिक कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो मतभेद बहुत हैं और नई फील्ड है, रिसर्च चल रही है। तो ये एक मुझे मेन जो डिफरेंस लगता है कि अभी वो केवल जो ह्यूमन बींग्स हैं और मैमल्स हैं उनकी चेतना पे अभी वो विचार कर रहे हैं कि वो ब्रेन कैसे उसको हैंडल करता है और क्या उसका फंक्शन होता है। तो ये एक मुझे मूल जो डिफरेंस है वो पता चलता है।
जी, तो आपने तो अच्छा बताया। ये जैसे चेतना कॉन्सेप्ट है कि विज्ञान एक, हाँ, ये तो है कि वो परमात्मा को एक तरह से स्वीकार करता भी है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट स्वीकार करते थे, चाहे एर्विन श्रोडिंगर हो या फिर अपने जो है न्यूटन हो, ये लोग तो स्वीकार करते थे चेतना कॉन्सेप्ट को। लेकिन हाँ, आजकल के जो कह लीजिए एक तरह से अपने आप को साइंटिफिक बताते हैं, वो चेतना के कॉन्सेप्ट को या ईश्वर के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। जी इसमें जो सृष्टि निर्माण है, इसमें चेतना का या कह लीजिए कि परमात्मा का क्या रोल है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो सृष्टि निर्माण हो रही है, इसमें परमात्मा का क्या रोल है? जी जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला कि जो जो महान जो साइंटिस्ट थे, वो जैसे आइंस्टाइन हो गए या न्यूटन हो गए, वो भी यहाँ पर विश्वास उनको थोड़ा बहुत था, और उनके ऐसे वक्तव्य भी हमें मिलते हैं कि जैसे बात, in absence of any other proof, my thumb alone is enough to prove consciousness. और आइंस्टीन के भी ऐसे हमें वक्तव्य सुनने को मिलते हैं कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि उनका विश्वास था, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उनको, क्योंकि वो रिलीजन की बात कर रहे हैं अपने शब्दों में, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिलीजन अलग चीज है और धर्म अलग चीज है, तो दोनों को समान दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। तो उनको जो भी क्योंकि वो फिलोसोफर्स थे, तो उनका एक प्रकार से चेतना का सोचना अलग था, और जो रिलीजन है वो अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। खैर, इसको तो जो अभी इसमें जो मेन जो डिफरेंस आता है इसका, मैं आपका एक्चुअली प्रश्न भूल गया, आप एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट कर दीजिए। भैया प्रश्न ये था कि जो सृष्टि निर्माण है, उसमें परमात्मा का क्या रोल है? चेतन जी सत्ता का क्या रोल है? जी जी जी। तो सृष्टि निर्माण में जैसे आपने ये भी कहा था कि जो अभी के जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चेतन सत्ता को नहीं मानते, और जैसे न्यूरो साइंस की भी अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी उनका फोकस ह्यूमन बीइंग में जो चेतना है उस पर ही है। तो यदि उनसे प्रश्न किया जाए कि ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पर आके बात फंस जाती है। और इसमें कोई एक थ्योरी, यदि हम मॉडर्न साइंस की थ्योरी की बात करें तो हम किस थ्योरी को लें, क्योंकि मॉडर्न साइंस में ही बहुत सारी थ्योरी हैं। बिग बैंग है, स्टेडी स्टेट है, और इटर्नल यूनिवर्स थ्योरी है, फिर स्ट्रिंग थ्योरी है जो अभी कुछ वर्ष पहले जो ज्यादा प्रचलित भी हुई है। तो हम एक थ्योरी है नहीं, इसमें भी जो वैज्ञानिक है उनमें बहुत मतभेद है। तो अब हम वैदिक विज्ञान की चर्चा करते हैं। तो वैदिक जो तो यदि ये जो प्रश्न की सृष्टि निर्माण, पहली बात तो क्यों होता है ये, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और इसमें ये भी होता है कि जैसे मॉडर्न साइंस मेनली फोकस करती है कि कोई चीज कैसे होती है, कोई चीज क्या है, और थोड़ा बहुत उनका रहता है कि इस पे भी ध्यान रहता है कि क्यों होता है ऐसा। लेकिन जब हम वैदिक भौतिकी में जाते हैं तो क्या, क्यों और कैसे के अतिरिक्त इसके इसके साथ में वैदिक भौतिकी इस पे भी प्रश्न करती है कि किसने किया, और कौन है इसका कर्ता, और किसके लिए किया, और साथ में वो क्या है और कैसे है, और क्यों हो रहा है इसका भी। तो बेसिकली जो वैदिक भौतिकी है उसका जो दायरा है वो थोड़ा मॉडर्न साइंस के तुलना में थोड़ा बढ़ जाता है। तो जिन प्रश्नों के उत्तर, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो कि जैसे सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती है, मॉडर्न साइंस इसमें बहुत अच्छे से उत्तर नहीं दे पाती है। कि बिग बैंग, वो कहते हैं चलिए मान लिया बिग बैंग से होती है, तो इनिशियल स्टेट क्या थी, फिर उसमें भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो वो पॉइंट पे इनफाइनाइट टेम्परेचर क्यों था, और वो पॉइंट जहां पे था तो पॉइंट के चारों ओर क्या था, और वो पॉइंट कहाँ पे धारण हो रहा है, वो पॉइंट कौन उस पॉइंट को धारण कर रहा है, और किसने वो पॉइंट, वो जो बिग बैंग हुआ वो तभी क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ, उससे बाद में क्यों नहीं हुआ। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो मॉडर्न साइंस उत्तर नहीं कर पाती, और वैदिक भौतिकी जो हमारा जो वैदिक विज्ञान है इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तो इसमें इसी में उत्तर मिल जाता है आपके प्रश्न का कि किसने सृष्टि उत्पत्ति करी। तो यहीं पे परमात्मा का रोल आ जाते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति करी है, क्योंकि परमात्मा का वही काम है कि सृष्टि उत्पत्ति करना, उसका संचालन करना, और फिर एक समय के बाद जब उसकी जो जब एंड करना हो यूनिवर्स का,
तो प्रलय करनी हो तो उसके बाद प्रलय करना, और फिर ये साइकिल निरंतर चलता जाता है दिन रात की तरह, दिन रात उसी प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है, फिर सृष्टि उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है। और ऐसा क्यों होता है? सृष्टि किसके लिए बनाई जाती है? तो जीवों के लिए बनाई जाती है, उनको कर्मों के फल देने के लिए बनाई जाती है, और ये परमात्मा का कर्म है। वो कैसे होता है इसका पूरा विज्ञान जो हमें वैदिक भौतिकी समझाती है, और इसी में परमात्मा का रोल आता है, क्योंकि परमात्मा को यदि हम नहीं मानेंगे, परमात्मा की एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे, तो हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे कि जो इनिशियल स्टेट ऑफ कॉस्मोस थी, वो जो भी थी, आपको जैसे भी मानना है कि बिग बैंग था या जो भी था, तो वो क्यों हुआ और किसने किया, तो इसका मेन उत्तर देने के लिए हमें ईश्वर की जो सत्ता है उसको मानना ही पड़ेगा। तो वैदिक विज्ञान के अनुसार जो प्रकृति की साम्य अवस्था होती है, क्योंकि प्रकृति को हम इटर्नल मानते हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार, तो 3 सत्ताएं जो इटर्नल थी, एक तो परमात्मा, एक जीवात्मा और तीसरा प्रकृति। तो प्रकृति है मूल उपादान कारण सृष्टि का, प्रकृति से पूरी सृष्टि बनी है। तो प्रकृति में जो चेंजेस जो लाने थे, जिसके कारण, क्योंकि प्रकृति अपनी नेचुरल स्टेट में थी, इसीलिए उसका नाम प्रकृति है, नेचर, नेचुरल स्टेट, इसी से उसका नाम प्रकृति पड़ता है। तो उसमें जो सबसे पहली जो चेतना, जो फोर्स लगता है, क्योंकि बिना फोर्स लगाए तो कुछ होगा नहीं, क्रिया हलचल तभी होगी जब कोई उसमें फोर्स लगाएगा, और फोर्स जो होता है वो किसी जड़ पदार्थ का गुण नहीं होता है, वो चेतन का ही हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमें परमात्मा की भूमिका आती है कि परमात्मा सबसे पहले जो प्रकृति की जो साम्यावस्था थी, और वो प्रकृति की साम्यावस्था अक्षरों से बनी हुई थी, इसीलिए ये अक्षरों को अक्षर कहा जाता है, क्योंकि वे कभी नष्ट नहीं होते, वे सदैव बने रहते हैं प्रकृति में। तो उन अक्षरों में परमात्मा सबसे पहले ओम जो अक्षर था, ये ओम की भी बहुत अच्छी व्याख्या है, ये वैदिक भौतिकी पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल पता चलेंगे। ओम शब्द रूप होते हुए भी, 3 अक्षरों का शब्द रूप होते हुए भी इसको अक्षर माना जाता है। तो ओम अक्षर को सबसे पहले परमात्मा इसको अव्यक्त से व्यक्त कर देता है परावस्था में। तो सबसे पहले यही जो सबसे पहला स्टेज होता है सृष्टि प्रक्रिया का या सृष्टि उत्पत्ति का, सबसे पहले यही होता है, और इसीलिए ही परमात्मा का नाम निज नाम ओम है। यदि कोई प्रश्न करे, किसी के मन में प्रश्न आए कि भाई भगवान का निज नाम ओम क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति का पहला चरण, उसमें ओम शब्द को, ओम अक्षर को सबसे पहले परमात्मा एक्टिवेट कर देता है परा अवस्था में, प्रकृति में, और उसी से फिर काल तत्व की उत्पत्ति होती है, या काल तत्व एक्टिवेट हो जाता है, एक प्रकार से कहना चाहिए, और ऐसे सृष्टि प्रक्रिया आरंभ होती है। इसीलिए ये रोल होता है परमात्मा का सृष्टि उत्पत्ति में। तो भैया मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा व्याख्या की, जो है वेदों में जो ईश्वर का जो रोल बताया गया है सृष्टि निर्माण में, तो ये जो वैदिक भौतिकी है, और आज के समय में देखिए चैट जीपीटी है, ग्रोक है, ये एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में वैदिक भौतिकी और एआई मिल करके कोई नई टेक्नोलॉजी बनाएगी, या फिर वैदिक भौतिकी से कहीं ना कहीं एआई आगे है? इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि एआई से कार्य बहुत आसानी से पूरे हो जा रहे हैं, और उस क्षेत्र में वैदिक भौतिकी का अभी कोई कार्य दिख नहीं रहा है। इसमें आपका क्या कहना है कि क्या आने वाले समय में एआई और वैदिक भौतिकी मिलकर के विज्ञान को नई दिशा देगी, या फिर एआई अधिक ग्रो करेगा और वैदिक भौतिकी केवल रिसर्च पेपर तक ही रह जाएगी? इसमें आपका क्या कहना है? जी, मुझे लगता है कि एआई तो वैदिक भौतिकी से जोड़ना मुझे तो उतना सार्थक नहीं लगता, और उचित इसीलिए भी नहीं लगता क्योंकि वैदिक विज्ञान और ना ही इनकी तुलना हमें करनी चाहिए, क्योंकि एआई जो टेक्नोलॉजी है, वैसे मुझे बहुत जानकारी इसमें है नहीं, लेकिन जितनी मेरी समझ है एआई की अभी तक, इसमें यह है कि एआई जो विकसित है वो मनुष्यों के द्वारा विकसित है, और मनुष्य को जो जीवात्मा है इसको हम अल्पज्य मानते हैं, अल्पज्य कहते हैं क्योंकि हमें सारी विद्या नहीं होती, सारी जानकारी हमें नहीं है। दूसरी ओर जो वैदिक विज्ञान है वो ईश्वर का विज्ञान है, और वो पूर्ण विज्ञान है, इसीलिए वैदिक विज्ञान को एआई की आवश्यकता नहीं है।
आज एआई आ जाएगा, कल कुछ और नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, परसों कुछ और आ जाएगी, लेकिन वैदिक विज्ञान अपने स्तर पर पूर्ण विज्ञान है। इसीलिए इसीलिए तो ये महर्षि दयानंद जी हमारे कहते हैं कि जो वेद है हमारे, वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो उसमें सारी विद्या है, जितनी मनुष्य के लिए आवश्यक है जानना, वो सारी विद्या वेद में है। उसको कहीं एआई की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो प्रश्न आपका था, उसका एक हिस्सा ये भी था कि कैसे ये आगे ग्रो करेगी। तो अगेन उसमें उत्तर वही है कि वैदिक विज्ञान पर हम कितना फोकस करते हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि ये कितना जल्दी ग्रो करेगा, कितने ज्यादा रिसर्च पेपर लोग लिख सकते हैं अपनी 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 कैपेसिटी में। बहुत सारे फिजिक्स वाले प्रोफेसर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे देश में और पूरे विश्व में भी हैं। तो जितनी जल्दी हम वैदिक भौतिकी को पढ़ेंगे समझेंगे, उतना जल्दी हम इसमें आगे ग्रो कर पाएंगे। और एआई, और आचार्य अग्निव्रत जी भी कहते हैं, और मुझे भी इसमें उनकी बात ठीक लगती है कि एआई पर हमें बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। ये अभी इस पे थोड़ा बहुत हाइप चल रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी बहुत ज्यादा हाइप एक चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का संपूर्ण विश्व में। लेकिन थोड़ा जो जिनको जानकारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और मैं तो इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ यहाँ अमेरिका में, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी ये भी है कि इसमें डिक्लाइन भी आ रहा है धीरे धीरे, लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। इसमें एक बहुत ज्यादा पुश आया था एक समय पर कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। उसमें बहुत अलग अलग समस्याएं हैं कि चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। फिर रेंज की एंजाइटी है लोगों को कि ज़्यादा रेंज नहीं मिल रही है गाड़ियों में। फिर उसके बाद लोगों को ये भी एंजाइटी होती है कि कहीं डिस्चार्ज हो गया। और फिर महंगी भी बहुत है ये गाड़ियाँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, है ना। जैसे अभी जो मोबाइल फोन है, अभी ये बहुत प्रचलन में है, लेकिन अभी से आप देखिए 20-30 साल पहले मोबाइल फोन नहीं थे, है ना। उससे पहले कोई और टेक्नोलॉजी थी, लैंडलाइन थी, फिर कॉर्डलेस थे, या जो भी टेक्नोलॉजी थी। और एआई का एक एक ये भी है कि आप जैसे जानकार लोग एआई के कहते हैं कि अब आपने भी समाचारों में देखा होगा कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो जो जो सही विज्ञान है, जो पूर्ण विज्ञान है, उसको यदि हम समझेंगे तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। वैदिक विज्ञान की ये भी विशेषता है क्योंकि वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता है। तो वो किसी भी गलत कार्य में वो वैदिक विज्ञान उपयोग नहीं होगा। और किसी की बुद्धि यदि भ्रष्ट है तो वो वैदिक विज्ञान समझ भी नहीं सकता। महर्षियों के जो वचन थे इसीलिए संकेतों के आधार पे होते थे, क्योंकि जो पवित्र बुद्धि, और क्योंकि सिर्फ तीव्र बुद्धि होना अच्छी बात नहीं है, तीव्र बुद्धि तो चोर की भी होती है, डाकू की भी होती है, लेकिन तीव्र बुद्धि के साथ पवित्र बुद्धि होती है, वो ही वैदिक विज्ञान समझ सकता है। वैदिक विज्ञान समझना सबके बस की बात है भी नहीं। तो इसीलिए अब जैसे और उदाहरण आप देखिए, कैलकुलेटर आया तो हमारे जो गणना शक्ति थी, जो हम मन में गणना करते थे, वो कम हो गई। मोबाइल आ गए तो अब हमें किसी के फोन नंबर याद नहीं रहते। और जैसे गूगल मैप्स आया तो अब हमें रास्ते भी याद नहीं रहते। तो इसीलिए हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पर हम निर्भर, हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी, उतना हमारी जो बौद्धिक क्षमता है अपने 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 दिमाग से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, यदि हम बहुत ज्यादा एआई पर निर्भर हो जाएंगे तो ये एक प्रकार से घातक भी सिद्ध होगा। तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है, और मैं इस बात पर आचार्य जी से अग्री करता हूँ कि बहुत ज्यादा एआई पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, वैदिक विज्ञान पर अधिक फोकस करना चाहिए। और वैदिक विज्ञान को एआई की आवश्यकता नहीं है। तो जब अब तक जितनी चर्चा हुई है वो काफी, मतलब मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है वैदिक फिजिक्स को लेकर के। तो वैदिक फिजिक्स इस ब्रह्मांड को समझने के लिए ये कैसे, वो क्या एक्सप्लेन करता है? क्योंकि बिग बैंग मानता है कि पहले एकदम शून्य जो है त्रिज्या का एक बिंदु था, फिर उसके अंदर अनंत ऊर्जा और अनंत द्रव्यमान था, फिर उसके अंदर से विस्फोट होता है और फिर वो एक्सपेंड करने लगता है। स्ट्रिंग थियरी कुछ और बोलती है, सारी थियरीज अलग अलग बोलती है। इसमें वैदिक फिजिक्स का क्या मानना है? वो कैसे व्याख्या करता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की? इसमें प्रकाश डालिए कि कैसे व्याख्या करता है वैदिक फिजिक्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, सृजन की, और ये कैसे संहार होगा इसका, इसकी संक्षेप में चर्चा हो जाए। तो वैदिक रश्मि थ्योरी जिस प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या करती है, वो एक प्रकार से आप देखें तो बिग बैंग का ऑलमोस्ट ऑपोजिट है।
जैसे बिग बैंग कहता है कि जो बिंदु था उस पे इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट उसका मास था, वॉल्यूम उसका जीरो था या ऑलमोस्ट जीरो था, जो भी अलग अलग इसमें चेंजेस किए हैं वैज्ञानिकों ने। और वैदिक रश्मि थ्योरी उल्टा कहती है। जैसे हम कहते हैं कि जो मूल उपादान कारण, जैसा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्रकृति, तो प्रकृति के जो गुण एक बहुत सारे गुण है प्रकृति के, उसमें एक कुछ गुण ये हैं कि वो अनंत है ना। अनंत मतलब सब जगह फैली हुई है, तो वॉल्यूम तो इनफाइनाइट हो गया। वहां दूसरी ओर बिग बैंग कह रही कि वो पॉइंट का वॉल्यूम जीरो था या ऑलमोस्ट जीरो था। तो यहाँ पे एक पूरा एक मेजर डिफरेंस है वैदिक रश्मि थ्योरी या वैदिक वैदिक विज्ञान में और बिग बैंग थ्योरी में। और बिग बैंग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सबसे अभी तक की सबसे पॉपुलर थ्योरी है मॉडर्न साइंस की, कॉस्मोलॉजी की। तो एक ये हो गया। दूसरा जो बिग बैंग कहता है कि इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। तो प्रकृति की बिल्कुल उसमें अलग डेफिनेशन है कि बिल्कुल शांत थी, कोई भी एनर्जी नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम ऐसा था घोर अंधकार जैसा प्रकृति। उसमें आप कुछ आपको पता नहीं चलेगा कुछ है कि नहीं, है ना, कोई एनर्जी नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ गया। वहां वो कह रहे हैं इनफाइनाइट एनर्जी, यहाँ पे वैदिक भौतिकी कह रही है कि बिल्कुल शून्य एनर्जी, कुछ है नहीं। मास की भी बिल्कुल शून्य है, यहाँ पे मास है ही नहीं, अभी बना ही नहीं है। क्योंकि मास क्या होता है उसमें भी मॉडर्न साइंस को बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है कि ग्रेविटॉन की चर्चा होती है, फिर ग्रेविटॉन को मास होता है, फिर ग्रेविटॉन का मास कहाँ से आ गया। तो इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मास क्या है, द्रव्यमान बेसिकली क्या होता है, ये वैदिक भौतिकी हमें बहुत अच्छे से समझाती है। और ये द्रव्यमान आगे चल के बनता है, आगे स्टेजेस में। प्रकृति की साम्य अवस्था में जो नेचुरल स्टेट है उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, तो मास जीरो मान लीजिए वहां पर। तो ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस हो गया। वहां पे इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट डेंसिटी कही जा रही है, और यहाँ पर हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी कह रही है कि बिल्कुल मास जीरो था, कोई मास था ही नहीं, मास के जैसा कोई गुण था ही नहीं प्रकृति में साम्य अवस्था में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और फिर जैसा मैंने बताया सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहले जो ये जो प्रकृति है अक्षरों से भरी होती है, और ये अक्षर अव्यक्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए इनको अक्षर कहा जाता है। फिर जैसा मैंने बताया प्रोसेस स्टार्ट होता है ईश्वर की प्रेरणा से ओम रश्मि को एक्टिवेट करके। अब जब सबसे पहले जब ओम रश्मि एक्टिवेट हुई, तो फिर ये जो स्टेट होती है जिसमें ओम रश्मि एक्टिवेट हो चुकी है, इसको काल कहते हैं। और समय अलग है, टाइम अलग है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो जो शब्द जो हमारे वेदों में आता है उसको काल कहते हैं। काल वो है जब प्रकृति के सत और रज गुण जो एक्टिवेट हो चुके हैं उसको काल कहते हैं। तो प्रकृति हम जानते हैं 3 गुणों से होती है, सत, रज और तमोगुण। तो जब सत और रज गुण एक्टिवेट हो जाते हैं तब उसको काल कहते हैं। फिर काल आगे चल के फिर तमोगुण को भी एक्टिवेट करता है प्रकृति के, तब वो महत तत्व बनता है। फिर महत तत्व का एक्साइटेड स्टेट मनस तत्व बनता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे अंदर मन होता है और फिर बाहर संपूर्ण ब्रह्मांड में मनस तत्व फैला हुआ है, वो मनस तत्व। फिर उसकी और एक्साइटेड स्टेट होती, फिर अहंकार तत्व बनता है। फिर रश्मियां बनने लगती हैं मनस तत्व में पश्यंती अवस्था में। तो प्रकृति में तो सब परा अवस्था में होती है, जितनी भी साउंड एनर्जी है, यदि आप अक्षरों की बात करें या छंद बनते हैं, महत तत्व में अक्षर होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। मनस तत्व में फिर शब्द एक्टिवेट होते हैं, और फिर अहंकार तत्व में जो छंद होते हैं, जो वैदिक मंत्र होते हैं, या उन शब्दों का समूह होता है, पूरा मंत्रों का सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, तो ये एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसा चरण आगे फिर चलता है, और फिर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो यही पूरी व्याख्या वैदिक भौतिकी हमें बताती है कि आगे और क्या स्टेजेस होते हैं। फिर रश्मियां पश्यंती अवस्था में एक्टिवेट होती हैं, और फिर वो अलग अलग प्राण रश्मियां बनती हैं, छंद रश्मियां बनती हैं। फिर ये सब मिलके पंच महाभूत बनाते हैं। पंच महाभूत में हमारे आ जाते हैं आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आपह तत्व जिसको आयंस और एटम्स कहते हैं। अग्नि तत्व में हमारे आ जाते हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल, जो मॉडर्न साइंस की जो अवधारणा है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, फोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, ये सब आते हैं। चार्ज चार्ज हो गए,
ये सब आते हैं अग्नि तत्व में। फिर उसके बाद आपा तत्व में आ जाते हैं आयंस और एटम्स, और फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व में आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और फिर उससे उनके संघनन से फिर आगे के स्थूल पदार्थ बनने लगते हैं। इसके बाद जब प्रलय अवस्था का समय आता है तो ये जो पदार्थ हैं वो बिखरने लगते हैं, इनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो थोड़े से वीक होने लगते हैं, और फिर रश्मियाँ भी उसमें थोड़ी सी जीर्ण होने लगती हैं, उसमें रिसाव होने लगता है। फिर धीरे धीरे जब जब प्रलय का समय आता है तो सारे जो ये पदार्थ हैं वो टूट कर बिखेर कर वो अपने वापस से जो प्रकृति की साम्यावस्था थी, और जो रश्मियां जो बनी थी, जो छंद बने थे, जो पद बने थे, वो वापस से सारे टूट कर बिखर कर एट द एंड फिर सब अपने अक्षर अवस्था में आ जाते हैं, अपनी साम्य अवस्था में, डीएक्टिवेटेड स्टेट में आ जाते हैं। जितने भी फोर्स थे, एनर्जी थी, लाइट थी, साउंड थी, सब सब समाप्त हो जाती है, वापस से उसी स्टेट में आ जाती है जो प्रकृति की जो नेचुरल स्टेट थी। जैसा हमने बताया, जो अनंत द्रव्यमान अनंत आयतन में जो भरी हुई थी, और कोई द्रव्यमान नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई साउंड नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, पूरा अंधकार भरा हुआ था। तो वापस से उस स्टेट में जब पहुंच जाती है उसको प्रलय अवस्था कहते हैं। तो बेसिकली जैसा बनता है बिल्कुल लगभग वैसा ही जो रिवर्स ऑर्डर में एक तरीके से आप समझ सकते हैं, वो सारे पदार्थ टूट टूट कर फिर वो इस प्रकार से प्रकृति में पूरे विलीन हो जाते हैं। सुनने में तो काफी जो है ये बनने की प्रक्रिया काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छी लग रही है, बनने की, चलने की और जो है नष्ट होने की, प्रलय की अवस्था। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये सही होगा? क्योंकि जो आज की मॉडर्न फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी दे रही है, कहीं ना कहीं उसके मैथ्स डेवलप हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वैदिक फिजिक्स सही है? किसी की कोरी कल्पना नहीं है, हो सकता है ये किसी की कल्पना हो। क्योंकि अगर हम वेदों को या ऐतरेय ब्राह्मण को ही कह लीजिए, या फिर किसी भी संस्कृत के स्क्रिप्चर्स को उठाएंगे जो लगभग वैदिक काल के हैं, तो उसमें ऐसे कहीं साइंस देखने को नहीं मिलती है। और किसी जो है, चाहे सायण आचार्य हो, चाहे मैहर आचार्य हैं, किसी ने ऐसी बातें भी कभी नहीं की है। सिर्फ महर्षि दयानंद ने ये बातें की हैं कि वेदों में विज्ञान है। और उसके बाद फिर आते हैं हमारे जो है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने भी थोड़ी चर्चा की है अपनी इस वैदिक टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास में। और फिर उसके बाद अपने वर्तमान समय में अग्निवत नैष्ठिक जी आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये एक मात्र कोई कल्पना है, क्योंकि ना तो इसकी कहीं टेक्नोलॉजी देखी जा रही है, और अगर हमारे पास ये चीजें नष्ट हो गई तो भी महाभारत युद्ध हुए लगभग 5000 साल हो गया, उसके बाद डेवलप कर लिए होते। लेकिन हमें ना तो कहिए कि एक तरह से कभी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, या फिर ना तो इसके मैथ्स देखने को मिलते हैं। हाँ, ये तो है कि इस पर कार्य नहीं हुआ है, लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि ये सही हो? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि इसकी क्या गारंटी है कि ये सही है। और जो है कहीं कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स कहीं ना कहीं कह लीजिए कि गलत है, और वैदिक फिजिक्स उसके आगे से कार्य करती है, एक्सप्लेन करती है, ऐसा क्यों? अच्छा आपने प्रश्न किया है, और ये बहुत ही एक नेचुरल क्वेश्चन भी आता है, सबके मन में आता है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो एक एक करके मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले तो कि किसकी बात माने, है ना, कौन सही है, किस पे विश्वास करें। तो देखिए, हम जो आज पढ़ रहे हैं वो भी तो शब्द प्रमाण ही है, कि है ना, किसी ने कह दिया जब हम स्कूल में पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा होता है। अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, हम पढ़ते थे कि 9 ग्रह होते हैं, उसमें प्लूटो भी आता था, अभी सुनने में आता है उसको सोलर सिस्टम से निकाल दिया है, अभी उसको ग्रह नहीं मानते, या जो भी है। तो ऐसे बदलाव होते आ रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि साइंस की जो ग्रोथ है या एडवांसमेंट है, उसको टेक्नोलॉजी से हम उसका आकलन करना कितना उचित है, इसमें मुझे नहीं लगता कि ये पूर्ण रूप से सही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आज जो बन रही है, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी बन रही है, लग्जरी के लिए भी बन रही है और एंटरटेनमेंट के लिए भी बन रही है, तो वो सबके हित में नहीं है। और चलिए मान लीजिए आप जो टेक्नोलॉजी बन रही है, मान लीजिए किसी के काम के लिए भी बन रही है, अच्छे काम के लिए बन रही है, तो आप ये विचारिए, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका दुष्प्रभाव नहीं है?
हमें गिनने से भी नहीं मिलेगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी हम आसपास देखते हैं उसमें कोई ना कोई दोष उसका है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इतनी सारी वेव्स का हमने इतना जाल बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो जितनी ज्यादा वेव्स बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ही, क्योंकि वो वेव्स जा रही हैं, वो जो जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो अग्नि तत्व हो या पृथ्वी तत्व हो या आपा तत्व हो, तो उससे टकरा रही हैं और उनसे उनके घर्षण से फ्रिक्शन बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे पॉलीथीन है। पॉलीथीन का किसी ने इन्वेंशन किया होगा, तब उन्होंने सोचा होगा अरे वाह बहुत बढ़िया चीज बना दी। आज हम देख रहे हैं प्लास्टिक की कितनी पूरा गंद मचाया हुआ है पूरे विश्व में। अब लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको छोड़ा जाए, उससे त्याग किया जाए, पेपर की तरफ आओ। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना से हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या इससे विश्व का हित हो रहा है या अहित हो रहा है, क्या इससे हानि हो रही है या इससे हमें लाभ हो रहा है। एक और जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम गाड़ियां चलती, गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, तो पहले आया पेट्रोल, डीजल आया। फिर किसी ने कहा कि नहीं जी बहुत इससे बीमारियां हो रही हैं, बहुत धुआं हो रहा है, अब सीएनजी लाते हैं। तो सीएनजी आया, और फिर सीएनजी के बाद भी फिर उस पर भी रिसर्च पेपर आने लग गए कि ये सीएनजी जो है वो कैंसर का कारण है। बहुत सारी, आप यदि गूगल करेंगे एक बार, बहुत सारी आपको रिसर्च मिल जाएगी कि उससे कैंसर होता है, उससे ये होता है, उससे वो होता है, और बल्कि वो तो और ज्यादा हानिकारक है। एलपीजी है, एलपीजी के बारे में भी ऐसी बहुत सारी रिसर्च है कि भाई चलो ये तो इसका धुआं, कम से कम वो धुआं हमें दिखाई तो देता था काला धुआं, इसका तो धुआं दिखता भी नहीं है, और ये इतना हानिकारक है, इससे भी अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम उतना ही प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। हम अपने हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग उस टेक्नोलॉजी का यूज ना करें केवल एंटरटेनमेंट के लिए या लग्जरी के लिए। अब एसी है, एसी है हमारा कमरे को ठंडा कर देता है, लेकिन उसकी यदि आप जो इंजीनियर्स हैं और फिजिक्स वालों को पता होगा, वो हीट सारी बाहर छोड़ देता है। तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। आप अंदर के टेम्परेचर को आप कूल कर रहे हो घर के, और बाहर तो आप गर्मी बढ़ा रहे हो। तो जो गरीब हैं या जो निर्धन है, जो बाहर घूम रहे हैं, या जो भी जानवर हैं, या हम भी बाहर जा रहे हैं, तो हमें गर्मी लगती बाहर। तो ये जो एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, ये इसका कारण ये भी है कि ये जो होड़ है टेक्नोलॉजी बनाने की, कि सबको पैसा कमाना है, जो हमारे उद्योगपति हैं बड़े बड़े, हाँ जल्दी से टेक्नोलॉजी लाओ जल्दी से, या कोई युद्ध जीतना है, विश्व युद्ध में भी यही हुआ था। विश्व युद्ध हो रहा था तो सबको जल्दी टेक्नोलॉजी बनानी थी, अच्छे अच्छे हथियार बनाने थे दूसरे राष्ट्र को हराने के लिए। तो ये जो होड़ आई है, ये जो जल्दबाजी है टेक्नोलॉजी बनाने की, बिना साइंस को ठीक से समझे। अब कोई बता रहे हैं कि परमाणु बम आ गया। परमाणु बम, अब वो परमाणु उसमें कॉन्सेप्ट है, तो परमाणु, अब यही पता नहीं कि जो परमाणु है वो जिनसे बना है, वो क्वार्क, न्यूक्लियस, वो किन से बने हैं, क्वार्क किन से बना है। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनमें ये जो डिफरेंस है, किसी की स्पिन अलग है, किसी का चार्ज अलग है, किसी की मास अलग है, तो यदि वो एलिमेंट्री पार्टिकल है तो उनमें ये भेद कैसा है, ये मॉडर्न साइंस को पता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आधे अधूरे ज्ञान से, आधे अधूरे विज्ञान से जो टेक्नोलॉजी की होड़ है, ये हमें हमें लगता है कि विकास कर रही है, क्योंकि हमें यही सब विज्ञापनों में और जो टीवी में यही दिखाया गया है कि ओ जी आपने ये बना लिया तो आप बहुत विकसित राष्ट्र बन गए। विकसित होने का जो मापदंड है वो क्या होना चाहिए, हमें ये विचारना चाहिए एज अ कंट्री और एज अ साइंटिस्ट या एज अ ह्यूमन बीइंग। हमें ये विचारना चाहिए कि विकसित होने का अर्थ क्या होता है। हमारा जो हमारा जो लैंड, हमारा जो जहाँ हम जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा जो उदाहरण है वो क्या है। क्या अमेरिका हमारा उदाहरण है, क्या हम अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं, या क्या हम जो बाकी जो विकसित देश जिनको कहा जाता है सो कॉल्ड, फिर क्या हम रशिया जैसा बनना चाहते हैं, या क्या हम यूरोप जैसा बनना चाहते हैं, या क्या हमारा जो हमारा जो पॉइंट है, जो जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, या वो राम राज्य है। तो बेटर एग्जाम्पल कौन है, क्या हम अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं या क्या हम राम राज्य चाहते हैं। तो हमें ये विचारना चाहिए कि क्या अमेरिका में लोग सुखी हैं, वहाँ के लोग कितनी, वहाँ पे बीमारियां हैं अलग अलग, वहाँ पे मेंटल इलनेसेस इतनी सारी हैं, ओबेसिटी की समस्या है। तो हमें ये देखना होगा कि हम किसको अपना आदर्श समझ रहे हैं,
क्या अमेरिका हमारा आदर्श है? क्या हम अमेरिका जैसा विकसित होना चाहते हैं, या क्या हम राम राज्य जैसा विकसित होना चाहते हैं, जहाँ सारे लोग सुखी थे, कोई वहां पे चोरी चकारी नहीं होती थी, कोई उसमें सब लोग शांति से अच्छे से रहते थे, वहां पे कोई रोग नहीं थे। अभी हम कहते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन नई नई बीमारियां आ रही हैं। कोरोना वायरस आया कुछ साल पहले, कितनी उसने पूरा हिला के रख दिया पूरे विश्व को, और किसी भी बड़ी बड़ी सरकारों को पता नहीं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लॉकडाउन लगाए फिर रहे हैं, लेकिन कोई उसका तोड़ नहीं निकल पा रहा है, और इतने लोगों की जाने गई, इतना नुकसान हुआ। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वैदिक विज्ञान की ओर लौटें, क्योंकि वैदिक विज्ञान हमें दोनों बातें सिखाता है कि विज्ञान सबसे पहले तो वो हमें पूरी थ्योरी अच्छे से डिटेल में समझाता है, और ये हमें बहुत धैर्य से समझनी होगी। हमें इसमें यदि हम फिर से होड़ करेंगे कि हमें तुरंत टेक्नोलॉजी बनानी है, और फिर यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ भाई तुरंत हमें कुछ चाहिए नहीं, तो फिर यदि टेक्नोलॉजी नहीं बन पा रही, मतलब समझ लो वैदिक भौतिकी बेकार है। ऐसा 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 विचार करना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रख के हमें थ्योरी समझनी चाहिए। अब यदि हम विचार करें, तो क्या राम राज्य काल में टेक्नोलॉजी नहीं थी? हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से। क्या हमें विश्वास है कि उस समय पुष्पक विमान था, या और अन्य बहुत सारे दुनिया बहुत बड़े बड़े अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र था, इतने बढ़िया बढ़िया अस्त्र थे कि जैसे मान लीजिए एक बहुत कोई आपने बड़ा अस्त्र चलाया, तो ऐसी भी चर्चाएं आती हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है कि यदि आपके विरोधी ने जो जिस पे आप वो अस्त्र आपने छोड़ा है, यदि वो बीच में आत्मसमर्पण कर ले, तो वो आप उसको वापस भी ले सकते हैं। तो किसी की मृत्यु नहीं होगी लोगों की। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है क्या? एक बार आपने एटम बम चला दिया, फिर उसको रोकने का कि कोई नहीं रोक सकता उसको। तो देखिए, बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कितनी अच्छी बात है। यदि कोई विरोधी आपके सामने आक्रमण कर रहा है या कुछ, आपने उसको डराने धमकाने के लिए आपने चला दिया, लेकिन आप भी चाहते हैं, क्योंकि आपकी भी बुद्धि पवित्र है, आप नहीं चाहते लोगों का नुकसान हो, तो यदि वो आत्मसमर्पण कर रहा है, यदि वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, तो आप वो अस्त्र को वापस भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पहले थी। अब ये लोगों की आत्मा पे डिपेंड करता है कि वो कितना विश्वास करते हैं। और फिर आपने ये भी पूछा कि कैसे मान लें कौन सही है। तो देखिए, अंत में तो महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। तो अंतिम निर्णय तो हमें अपनी आत्मा से ही करना है। हमें देखना है कि क्या लॉजिकल है, हमें देखना है कि क्या हमें महर्षियों की बातें माननी है, क्या हम महर्षि दयानंद की बात मानेंगे। चलिए, महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि वो तो अपने से जो पहले जो महर्षि हुए हैं, और इसमें मैं ये भी एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसा आपने और अन्य ऋषियों की बात कही कि उनके ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। वो इसीलिए, ये प्रॉब्लम इसीलिए भी हुई कि जैसा आपने प्रश्न भी किया था कि जो ये महर्षि थे, महर्षि भारद्वाज या महर्षि कणाद या और जितने भी अपने महान महर्षि हुए हैं, इनकी जो जो इन्होंने रिसर्च किए थे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो आज मिलती क्यों नहीं? उसका कारण ये भी है, जैसा मैंने आपको बताया, एक तो वो नष्ट हो गए सारे। दूसरा, एक कारण, एक बहुत मेजर कारण ये भी था कि उनके ग्रंथों को समझा नहीं गया। ये डिफरेंस है महर्षि दयानंद में या आचार्य अग्निव्रत में या बाकी लोगों में, कि महर्षियों की जो बातें, जैसा मैंने कहा था, कि बहुत सांकेतिक होती हैं। अब जैसे वेद है, क्या वेद हर कोई समझ लेता है? नहीं समझ पाते। आज बहुत सारे लोगों को तो संस्कृत ही नहीं आती, तो वे वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। जैसे मैक्स मुलर की आप बात बता रहे थे कि उन्होंने कुछ उलट पुलट उन्होंने भाष्य कर दिए। और एक तो उनकी बुद्धि पवित्र भी नहीं थी। उनका एक एजेंडा था कि मुझे हमको भारत को गुलाम बनाना है, या जो भी उनका एजेंडा था, है ना। तो एक तो बुद्धि तीव्र होने के साथ पवित्र भी होनी चाहिए। संस्कृत व्याकरण का हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो जो भाष्य यदि कोई कर रहा है, तो भाष्यकार की भी हमें थोड़ी उसके बुद्धि का स्तर देखना चाहिए कि कितनी तीव्र बुद्धि थी। क्या उन्होंने महर्षियों के संकेतों को ठीक ठीक समझा या नहीं समझा? तो इसीलिए ये अंतर मुझे दिखता है आचार्य अग्निव्रत जी में और महर्षि दयानंद जी में, कि बहुत अच्छे से इन्होंने, क्योंकि इनकी बातें लॉजिकल लगती हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि ऐसे तो हम बहुत सारे देखते हैं, साधु बाबा हमें मिलते हैं,
अलग अलग प्रकार की चर्चाएं होती हैं। तो जब केवल आस्था का विषय हो जाता है तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो अंधभक्ति भी हो जाती है कभी कभी। तो लॉजिक बिल्कुल होना चाहिए, साथ में बात लॉजिकल होनी चाहिए। हमें आत्मा को, हम आत्मा आत्मा से यदि हम विचार करें तो हमें वो तर्कपूर्ण लगनी चाहिए बात, जो कि आचार्य अग्निव्रत जी की बातें लगती हैं और महर्षि दयानंद जी की बातें लगती हैं। और तर्क के साथ साथ बुद्धि पवित्र होती है, तो उसमें आप उसका सही भाष्य कर पाते हैं। और जैसे मैंने बताया, ईश्वर की भी प्रेरणा आपको मिलती है। तो जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक शब्द होता है सैंधव, है ना, सैंधव एक शब्द है हिंदी का, संस्कृत का। उसके दो अर्थ होते हैं, या और भी बहुत सारे अर्थ होते होंगे। तो दो अर्थ जैसे मैं बताता हूँ, सैंधव को घोड़ा भी कहते हैं, सैंधव को नमक भी कहते हैं। अब यदि आप जंगल में हो और आप किसी के साथ जा रहे हो और आप थक गए चलते चलते, और कोई कहे कि भाई सैंधव ले आओ, अब आप वहां पे नमक ले आओगे, आप कहोगे अरे भाई सैंधव का अर्थ तो नमक होता है, मैं नमक ले आया। तो हमको पर्सपेक्टिव भी समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ, जंगल में यदि कोई, हम चलते चलते थक गए और कोई सैंधव मांग रहा है, तो हो सकता है उसके चांसेस ज्यादा है कि वो घोड़ा मांग रहा है। और यदि आप खाने की टेबल पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, या जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा और आप किससे मांग रहे हैं भाई सैंधव ले आओ, और वहां पे कोई घोड़ा ले आए, तो तो यहाँ पे तर्क की भी बात आ जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो महर्षियों के वचन थे उसके किस प्रकार से भाष्य हुए। इसमें भी एक बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी कि बहुत सारे लोगों ने भाष्य किए, किसी में नर बलि आ गई, पशु बलि आ गई, अश्लीलता आ गई, ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इसके कारण भी लोगों ने महर्षियों के जो ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया आचार्य अग्निव्रत जी ने, क्योंकि उनकी बातें साइंटिफिक हैं। जिस प्रकार से उनकी जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट है, और कई बहुत से लोगों को वो समझ में भी नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो साइंस वाले होते हैं, उनको ईश्वर की चेतना पर विश्वास नहीं होता, वो आज के मॉडर्न साइंस की प्रॉब्लम। दूसरी ओर प्रॉब्लम यह है, जो आस्था वाले हैं उनको किसी एक पर बहुत आस्था है कि हाँ भाई महर्षि दयानंद पर उनको आस्था है, या श्री कृष्ण पर आस्था है, या श्री राम पर आस्था है, या महादेव शिव पर आस्था है। पर वहां पे लॉजिक की थोड़ी कमी हो जाती है, वहां पे साइंटिफिक अप्रोच की थोड़ी कमी हो जाती है। तो ये दोनों का जो जब संगम होता है कि आपकी बातें लॉजिकल भी हैं और साइंटिफिक भी हैं, और आप जब कॉन्शियसनेस के जो जितनी भी सत्य बातें हैं, जो जो भी चीज है, जब आप सत्य को ग्रहण करते हो बिना किसी बायस के, तो तब जब आप इस बुद्धि से, इस पवित्र बुद्धि से, इस तीव्र बुद्धि से आप किसी ग्रंथ का, महर्षियों के ग्रंथों का या वेदों का जब आप भाष्य करते हैं, तब वो ज्यादा, इट मेक्स मोर सेंस, वो ज्यादा लोगों को सही भी लगता है। और उसके बेसिस पे आगे जो कॉस्मोलॉजी को भी अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं और टेक्नोलॉजी भी बन पाती है। तो ये अंतर हो जाता है बाकी लोगों की अप्रोच में और आचार्य अग्निव्रत की अप्रोच में, ये मुझे एक डिफरेंस दिखता है। और इसीलिए मुझे वैदिक भौतिकी बहुत प्रॉमिसिंग भी लगती है कि इस पे आगे चल के अच्छा काम हो सकता है। तो जो है चर्चा तो और लंबी चल सकती है, लगभग 1 घंटे के आसपास होने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में वैदिक फिजिक्स को समझा जा सकता है, या फिर कह लीजिए कि 2 वीडियो या 3 वीडियो में भी समझा जा सकता है। तो जैसे अब कोई कुछ नहीं जान रहा है वैदिक फिजिक्स के बारे में, किसी को संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज भी नहीं है, तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? वो कहाँ से, किस पुस्तक से शुरू करे? इस पर आपके क्या विचार है कि वैदिक फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या हो सकती है? कैसे समझ सकते हैं? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, इस पे 2-3 मेथड्स हैं बहुत इजी। सबसे पहले तो, और ये लोगों की रुचि पर भी डिपेंड करता है, जिसको जैसा इंटरेस्ट हो। सबसे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि जो आचार्य अग्निव्रत जी ने जो ग्रंथ लिखा है, वेद विज्ञान आलोक, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और वो थोड़ा बड़ा ग्रंथ भी है, तो वो थोड़ा लोगों को, किसी को कठिन भी लग सकता है ये, पर यदि किसी को नहीं कठिन लग रहा है, किसी को समझ में यदि आ रहा है, तो वो सबसे मेन ग्रंथ है, लोगों को पढ़ना चाहिए। और यदि वो कठिन लग रहा है तो शुरुआत करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसकी एक समरी उपलब्ध है जिसका नाम है परिचय वैदिक भौतिकी, जो श्री विशाल आर्य जी ने लिखी है। और विशाल आर्य जी उसी संस्थान में प्राचार्य हैं, श्री वैदिक स्वस्ति पंथान्यास में प्राचार्य हैं अभी वर्तमान स्थिति में। और उन्होंने ही उस वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ जो आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने लिखा है, उसका एक समराइज्ड वर्जन है परिचय वैदिक भौतिकी, दोनों भाषाओं में,
हिंदी में भी है और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू वैदिक फिजिक्स। तो जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स और जो हम जैसे जो एज ग्रुप के हैं जिनको वैदिक फिजिक्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट वही बुक है स्टार्ट करने के लिए, परिचय वैदिक भौतिकी। उसके बाद जो मुझे जो सबसे सही पुस्तक जो लगती है वैदिक भौतिकी को समझने के लिए वो है वैदिक रश्मि विज्ञानम। ये आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने लिखी है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि वैदिक रश्मि सिद्धांत क्या है या वैदिक रश्मि थ्योरी क्या है। तो उसकी भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ की जो पूर्व पीठिका है, प्रीफेस जिसको कहते हैं, एक प्रकार से वो है ये पुस्तक वैदिक रश्मि विज्ञानम। तो ये दो पुस्तकें तो बिल्कुल लोगों को सबसे पहले परिचय वैदिक भौतिकी, फिर वैदिक रश्मि विज्ञानम, और फिर और डिटेल में यदि वैदिक रश्मि विज्ञान या वैदिक भौतिकी समझनी है तो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए सबको। और यदि किसी को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वीडियोस हैं, वैदिक फिजिक्स चैनल है आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी का, यूट्यूब पर है, वो अन्य प्लेटफॉर्म पर भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब पर देख सकते हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में उन्होंने लगभग पूरी प्रीफेस जो है उसको कवर किया है। लगभग मुझे लगता है 100-150 वीडियो हैं आधे आधे घंटे के, तो वो भी लोग देख सकते हैं। मैंने भी वैसे ही आरंभ किया था। मैं कोरोना काल में मैं सबसे पहले मैंने वो वीडियो देख के ही मैं प्रभावित हुआ था। मैंने वो वीडियो देखे और फिर मैं एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, फिर लगातार बहुत सारी वीडियो देखता गया और फिर मैंने वो प्लेलिस्ट देखी जिसमें वेद विज्ञान आलोक क्लासेस कक्षाएं हैं। तो वेद विज्ञान आलोक की कक्षाओं की भी पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सारी प्रीफेस कवर्ड है, उसमें पूरे समराइज्ड वे में समझाया गया है कि वैदिक रश्मि विज्ञान क्या है, वैदिक भौतिकी क्या है। तो वो भी लोग देख सकते हैं। और मेरा भी एक छोटा सा चैनल है वैदिक क्रांति नाम से, तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा है अब तक, जो भी समझा है, उसको आसान भाषा में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसको, क्योंकि हमारे जो आधुनिक जो भौतिकी उसके टर्म्स अलग होते हैं, है ना, तो उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे महर्षियों के जो ग्रंथ है उनमें ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि आज के जो लोग हैं वो ज़्यादा इन इस ऐसे टर्म्स को समझते हैं, तो मैं भी अपने चैनल पे ऐसे ही प्रयास करता हूँ कि उस भाषा को यूज़ करके वैदिक रश्मि सिद्धांत उनको समझाया जाए। तो लोग वो चैनल भी देख सकते हैं वैदिक का। तो भैया मुझे लगता है कि 1 घंटे हो भी गए हैं और चर्चा भी काफ़ी सार्थक रही है। अब आप अपना रिव्यू दीजिए कि जो है चर्चा कैसी लगी आपको? क्योंकि भाई चर्चा तो आपने किया है, मैं रिव्यू देता हूँ कि भाई हाँ, चर्चा तो वाक़ई काफ़ी सार्थक रही और काफ़ी अच्छी लगी। मुझे तो बहुत आनंद आया आपके साथ चर्चा करके, और आपके जो जो क्या कहते हैं, कह ऑडियंस है और जो मेरे ऑडियंस है, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत ग्रो नहीं किया है। तो इसलिए जो मुझे सुन रहे हैं या जो आपको सुनते हैं वो मुझे भी सुने, और जो मुझे सुनते हैं वो आपको सुने। ऐसी चर्चा है, और अपना थोड़ा-सा रिव्यू दीजिए इस चर्चा पर। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत आपने अच्छे प्रश्न पूछे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आपको बहुत-बहुत बधाई है, आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप इतने यंग हैं, मुझे तो लगता है मैं आपकी एज में मुझे ये सब करना चाहिए था। तो आप तो बहुत अच्छा है, आप इतनी यंग एज में ऑलरेडी इस प्रकार के आपका चिंतन है, आपका परिश्रम है और आप इस फील्ड में लगे हुए हो, तो मुझे बहुत शुभकामनाएँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बात करके। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि युवा, आप जैसे युवा इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो कि बहुत आवश्यक है आज की स्थिति में। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ वर्तमान में हमारे देश की स्थिति क्या है और युवा बिल्कुल। किस ओर जा रहा है, किस प्रकार का कंटेंट सोशल मीडिया पे उपलब्ध है और उससे बहुत हानि भी हो रही है हमारे समाज की। तो ऐसे में आप जैसे युवा इतने अच्छे टॉपिक्स पे चर्चाएं करते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं बस यही कहूँगा, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा आपका लगा। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे साथ ये वैदिक भौतिकी पर चर्चा करने के लिए।